नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और आज हमारे साथ देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल में। और जो करियर की आपकी शुरुआत हुई थी, छात्र जीवन से आपने शुरू किया, उसके बाद अब 2 बार आप विधायक बन चुके हैं और जब विधानसभा में आप गए तो एक धमक थी क्योंकि 3 दिग्गज नेताओं को आपने हराया था। तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा और पहले के एक्सपीरियंस की बात करें, उसकी शुरुआत कैसे? देखिए, मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की जी। और मैंने वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा। फिर मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का महामंत्री बना। फिर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग में भारतीय जनता युवा मोर्चे में आया जी। और युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा। फिर उसका दो टर्म में प्रदेश अध्यक्ष रहा। फिर मैं राष्ट्रीय सचिव रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का सचिव रहा और निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के तौर पर हमने काम किया। निश्चित तौर पर पार्टी ने उसका आशीर्वाद भी दिया और विश्वविद्यालय के उस समय के मेरे साथियों ने मेरा सहयोग किया। निश्चित तौर विश्वविद्यालय के छात्रों का, भाई बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान मेरी राजनीति में रहा। जी विनोद जी, क्या आपको लगता था कि ये एक मौका ऐसा आएगा जब विधायक का टिकट आपको मिलेगा और इतने बड़े दिग्गज आपके सामने होंगे पॉलिटिक्स में और उसके बाद उनको शिकस्त देकर आप विधानसभा जाएंगे? देखिए, मैं जो चुनाव जीत के वहाँ से आता हूँ देवप्रयाग से, तो देवप्रयाग की जनता ने मुझे एक बेटे के रूप में स्वीकार किया है। और जो आपने बात की, बड़े लोग मेरे साथ चुनाव लड़ते थे, मैं उनको अपना अभिभावक मानता हूँ और आज भी मैं उनको अपना अभिभावक मानता हूँ। और निश्चित तौर पर जिनके साथ मैं चुनाव लड़ता हूँ, उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूँ, वो आज भी अगर देवप्रयाग विधानसभा के विकास के लिए अगर कोई मुझे सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करूँगा और उनकी बात पर भी मैं मनन करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, विधानसभा जो है आपकी काफ़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियां कई जगह, तो क्या क्या चुनौतियां थी जब आप विधायक बने और आज अगर हम उस सिनेरियो को देखें तो कितना चेंज आपको लगता है? देखिए, मैंने बहुत सारा परिवर्तन मैंने अपनी विधानसभा के अंतर्गत किया। जैसे रोड कनेक्टिविटी, मैंने बहुत सारी जगह में कनेक्टिविटी पहुंचा। अभी 2-4 गांव ऐसे बच्चे हैं जहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना बाकी है क्योंकि लास्ट स्टेज में उनका काम चल रहा है, कहीं पे किसी की डीपीआर फाइनल स्टेज में आ गई है। तो बहुत सारे काम किया, रोड बनाने का काम किया। पानी को लेकर मैंने बहुत बड़ा काम अपने क्षेत्र में किया, चाहे चौरास क्षेत्र में पेयजल योजना की मैं बात करूं, चाहे हिंडोला खाल पंपिंग योजना की अगर मैं बात करूं, और जैसे मैंने आपके जो पौड़ी खाल की जो हमारी झंडीधार पंपिंग योजना, उसका बिजली का सेटअप पूरा चेंज किया। तो बहुत सारे ऐतिहासिक, जैसे हमारे क्षेत्र में जल जीवन मिशन बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। अब हम उसके सेकंड फेज का भी काम शुरू कराने वाले हैं। तो बहुत सारी योजना ऐसी है जो हमने धरातल पर उतारने का काम किया। तो निश्चित तौर पर ये जो काम करने की उमंग हमारे अंदर जो आती है वो निश्चित तौर पर जनता के द्वारा आती है। और जनता, मैंने आपसे कहा कि जनता ने मुझे एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, तो निश्चित तौर पर मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ अपनी विधानसभा के लोगों को। अगर देवप्रयाग की हम बात करें तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड की जो संस्कृति है, देवप्रयाग से उसका सीधा ताल्लुक है और आपकी चूंकि विधानसभा भी है, उसको लेकर वो जो संस्कृति सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी फैले, इसको लेकर क्या कोई रोड मैप है आपके? देखिए, वहाँ पर हमारे भारत सरकार ने एक संस्थान, संस्कृत संस्थान दिया है जी। उसमें हमारी तत्कालीन जो भारत सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी जी होती है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर से भी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ से भी पढ़ते हैं। और आपने देवप्रयाग में, क्योंकि प्रथम प्रयाग है और आपने देखो जिस दिन से ऑल वेदर रोड का काम पूरा हुआ है, तब से मुझे लगता है कि देवप्रयाग में भी यात्रियों का आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर हमने वहाँ पर बहुत सारी पुरानी मांग लोगों की थी कि टुंडेश्वर का पुल बनना चाहिए। तो पिछले कार्यकाल में मैंने उसको शुरू कर दिया था, चुनाव से कुछ दिन पहले उसका काम शुरू हो गया था। अब वो लगभग फाइनल स्थिति में होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे मैंने वहाँ पर देवप्रयाग में तहसील भवन नहीं, बिल्डिंग नहीं थी, नया बिल्डिंग आप जब जाएंगे तो NH भवन बनाकर तैयार किया दिया है। तो बहुत सारी काम मैंने देवप्रयाग के क्षेत्र के लिए किया और वास्तव में ये भी देवप्रयाग के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। और जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 योजनाएं प्रस्ताव उनसे मांगे, वो पिछले मैंने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिए। निश्चित तौर पर उन योजनाओं में भी जो भी योजनाएं सामने आएंगे तो मेरी विधानसभा बहुत उसका लाभ मिलेगा। कई बार आपको तकलीफ नहीं होती कि आप लोग काम कर रहे हैं और विपक्ष की हम बात करें तो उनका हमेशा ही एक कटाक्ष होता है कि विधायक जी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्षेत्र में काम होने चाहिए वो नहीं हो, तो क्या दुख नहीं होता? देखिए, मैं प्रतिपक्ष की बातों में भी ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा हम काम करने वाले लोग हैं और मैंने आपसे कहा कि आप काम करते रहोगे तो दिखोगे। मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहता हूँ। प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उनके बयानों तक, उन्हीं तक ही सीमित उन बयानों को मानता हूँ और बयानबाजी मेरे प्रतिपक्ष मेरे लिए क्या करते हैं उसमें मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, गंगा दर्शन को लेकर एक प्रयास आप कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गंगा वहाँ पर गंगा बनती है, दोनों नदियों का संगम वहाँ पर होता है और कई लोग नहीं पहुँच पाते नीचे तक, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास? ये जो टोनेश्वर का जो पुल हमारा है वो मेरी थीम उसके पीछे वही थीम है। अब वो जो आपने देखा होगा भागीरथी अलकनंदा बीच में एक टापू सा खड़ा है जिसमें घंटा घर बना हुआ है, तो उसमें पुल देने का जो मैंने पुल की बात की उस पुल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुत वहाँ पर लोग जो है भगवान रघुनाथ मंदिर में आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो हम उसको। और अभी मैं वहाँ पर एक मरीन ड्राइव का भी प्रस्ताव शासन में उसकी DPR पहुँच गई है, वो मुख्यमंत्री की घोषणा में मैंने उसको रखा है, तो हम वहाँ पर एक मरीन ड्राइव बनाने का भी प्रयास मेरा जारी है। अच्छा, इसके अलावा दर्शकों को शायद ये बात मालूम नहीं होगी कि विधायक जी की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो बताते नहीं है, लेकिन आज उस चीज़ को वो बताएंगे ज़रूर कि जो उनके हाई स्कूल के जो बच्चे हैं विधानसभा के अलग अलग स्कूलों के, उन टॉपरों को भारत भ्रमण वो करवाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने गुप्त रखा था, लेकिन आज हम पूछेंगे। और जाहिर तौर पर जो बच्चे टॉपर हैं उनको आप भारत भ्रमण करवाते हैं, काफ़ी समय से आप। कैलाश जी देखिए, मैं जब विश्वविद्यालय की राजनीति में था तो मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करने की मेरी सोच रही है। और आप देखिए कि नौजवान जो हमारे विधानसभा हो चाहे पूरे प्रदेश का, और मुझे लगता है कि ये योजना हर क्षेत्र के प्रतिनिधि को करनी चाहिए जी। और मैं अभी 15 दिसंबर से इस यात्रा को फिर शुरू करने वाला हूँ। 2 साल हम कोविड के एक चक्कर में नहीं कर, भारत दर्शन मैंने इसको नाम दिया है, और लगभग 5 या 6 दिन का हमारा ये टूर होता है। तो इस बार हम 15 तारीख को उनको अपने कीर्तनगर से लेकर चलेंगे। लगभग 75 लोगों का वो डेलीकेट था, उसमें जो बच्चे हाई स्कूल के, प्राइवेट स्कूल चाहे सरकारी स्कूल, जिन्होंने हाई स्कूल अपने विद्यालय को टॉप किया, उन बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं। उसमें हम उनको अभी जैसे जब 15 तारीख को आएंगे तो शाम को उनको हम गंगा आरती में लेकर जाएंगे ऋषिकेश में। सुबह माननीय मुख्यमंत्री से, गवर्नर साहब से उत्तराखंड की विधानसभा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम उनको बाई ट्रेन लखनऊ लेकर जाएंगे, तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मैंने मांगा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष जी से हमने समय मांगा कि बच्चे वहाँ की विधानसभा देखें। IIT कानपुर में ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे IIT कानपुर में जाएंगे, निश्चित तौर से बच्चे वहाँ पर देखेंगे IIT में किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, IIT में किन किन तरीके से काम किया जा सकता है। जब बच्चे वहाँ की लाइब्रेरी देखेगा, बच्चे का वहाँ का कैंटीन देखेगा कि वहाँ के IIT के बच्चे किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, तो IIT के प्रोफेसर मिलने का मैं प्रयास करूँगा। आपका जो कानपुर के अंदर औद्योगिक इकाई है, उस इकाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अयोध्या में ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो भगवान रामचंद्र जो दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है उसको दर्शन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह हमने इसमें चयनित की है किस तरीके से। अरे मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं निश्चित तौर पर उसको हम अपने व्यक्तिगत दोस्तों के सहयोग से, अपने सहयोग से हम इस कार्यक्रम देते। मेरे एक इसके पीछे सबसे बड़ा जो मेरा एक कारण है, मैं चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा का बच्चा बाहर आए, वो दुनिया को देखे और दुनिया को समझे और पढ़े और आने वाले समय अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। मेरे एक छोटा सा गिलेरी की तरह का मेरे छोटा सा एक प्रयास है अपने देवप्रयाग विधानसभा के नौजवान बच्चों को मैंने काम शुरू किया। अच्छा विधायक जी, एजुकेशन को भी लेकर हम बात करें, एक आपका बिल्कुल एक विजन क्लियर है, तो स्मार्ट क्लासेस का चाहे हम जिक्र करें या फिर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की बात करें, इसको लेकर क्या कुछ आपके मापदंड होंगे, क्या कुछ पॉलिसी? मैं जब विधायक बना तो देवप्रयाग डिग्री कॉलेज में साइंस नहीं थे, आप पता कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने साइंस शुरू करने का प्रयास शुरू हुई है। आपके नेकरी डिग्री कॉलेज को साइंस देने का प्रयास किया और बहुत सारी भी योजनाएं ऐसी हैं जो कि आपके टीवी चैनल में बताने में मुझे उस होता अतिशयोक्ति होगी, तो मैं भी उनको बताने के उसमें नहीं हूँ। और कुछ योजनाएं मेरी पाइपलाइन में चल रही है। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर जो इंटर कॉलेजेस हैं उनमें डिजिटल बोर्ड लेके आऊँ, क्योंकि अब जो हम आज डिजिटल के क्षेत्र में बहुत आगे चल, जैसे आपने देखो कि धामी जी हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल बच्चों को टैबलेट देने का काम किया, तो मैं ये सोच रहा हूँ डिजिटल, क्योंकि अब जब से कोरोना आया तब से हमारी डिजिटल में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा बहुत बड़ा रोल बढ़ गया जी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब डिजिटल बोर्ड देने की मैं प्रयासरत हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी काम उसमें कर भी लिया। और अभी जो मैं एक नया स्टेप लेके जा रहा हूँ कि कैरियर काउंसिल को लेकर एक सेमिनार तरीके से हो, तो उसके लिए मैं एक योजना तैयार कर रहा हूँ कि जो 12th के बच्चों को उनके लिए सेमिनार के माध्यम से उन तक ऐसी हस्तियों को लेकर आए जो उनको मोटिवेट कर सके, जिनको देखकर बच्चे इंस्पायर हो सके। वास्तव में कोई व्यक्ति अगर इतना बड़ा बना तो कैसे बना, उसके पीछे उसकी क्या स्टोरी रही है, वो कहाँ से उसने संघर्ष किया। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को जब उसको देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तब जाकर हम कहीं उससे कोई इंस्पायर हो पाते हैं। इसी तरीके से मेरा एक छोटा सा प्रयास मेरा ये भी है किस तरीके से मैं इसको कर सकूं। और एक काम मैं अभी और करने जा रहा हूं, अब मैं प्रत्येक इंटर कॉलेज के बच्चों की आई टेस्टिंग शुरू कर रहा हूं, क्योंकि
जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि हमारी आंखें वीक है, नहीं कई बार लोग नहीं करा पाते। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे एक मित्र थे, मैंने उनसे ऐसे ही चरण गया, तुम कभी किसी डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा आप कभी बच्चों की आंखें चेक करा। तो मैं रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले की बात है, तो मैंने डॉक्टर साहब ऐसे क्यों मुझसे क्यों कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक दिन हमारी डेट शीट हमारी लगी, तो मेरे दोस्त ने कहा 10 तारीख से पेपर है। तो उसने देखा, मुझे नहीं दिखा। तो उसने कहा आपको उसने कहा तुम्हें दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। तो मुझे नहीं दिखा, तो मैंने अपनी आंखें टेस्ट कराई। कह रहा है आंखें टेस्ट कराई, जब मुझे पता नहीं था। कह रहा तो मैंने उनसे जो कॉन्सेप्ट लिया, मैंने यार बात तो ये ठीक कह रहा है, जब एक डॉक्टर से मुझसे इस तरीके की बात कर रहा है तो उसको उन्होंने मुझे कहा, तो मैं इसको भी हम उसको लेने के मूड में, इसको करने के मूड के बच्चों के। और बहुत सारी योजना ऐसी जिनको मैंने आरंभ कर दिया जो फिनिश होने के मूड में। अब निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता ने मुझे एक बेटे के रूप में स्वीकार किया और हम चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको अपने क्षेत्र के प्रति गंभीरता से कुछ जो काम करनी चाहिए। अच्छा, आंखों का आपने जिक्र किया तो स्वास्थ्य का भी जिक्र कर लेते हैं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां हैं आपकी, तो क्या कुछ ऐसा भी आपकी योजना है कि जो स्वास्थ्य को लेकर जो क्षेत्र है? मैंने अभी आप देखेंगे कि जो हिस्ट्रिकल हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल बना के हमने तैयार किया। एक धारी नुनसरी में हॉस्पिटल 1962 से 72 से लोगों की मांग थी हॉस्पिटल में डॉक्टर से। और अब यह है कि हमें अब जो विशेषज्ञ हैं उनको लाने की आवश्यकता है, और सरकार हमारी प्रयास भी कर रही है। और जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि एक एम्बुलेंस अभी चली है कि जिसमें सब कुछ हो सकता है। मैं अभी कल में स्वास्थ्य सचिव से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा अगर आप मुझे फुल अगर कोई किट, डॉक्टरों की किट अगर मुझे दे देंगे तो उस एम्बुलेंस को मैं अपनी विदाई से ला सकता हूँ, जिसमें कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में भी पता, जो महिलाओं को जो दिक्कत है उसके बारे में भी पता चल सकता है। तो एक प्रयास करूँगा कि उसकी कॉस्ट भी काफ़ी है। तो अगर मुझे वहाँ से डॉक्टर्स की पूरी टीम मिल जाती है पर्टिकुलर उसी एम्बुलेंस के लिए, तो जो गाँव में जाके जाके पैथोलॉजी का भी सब कुछ हिस्सा उसमें है, अगर मुझे पूरी किट अगर मिल जाती है तो मैं उसमें इसको लाने का भी प्रयास मैं जरूर करूँगा। लेकिन लगता नहीं आपको कि डॉक्टरों को पहाड़ में चढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, मेरा तो केवल आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक निवेदन है, अपने जो उत्तराखंड के जो डॉक्टर्स हैं, जो नए जवान पीढ़ी के डॉक्टर आए हैं, हम तो उनका स्वागत करेंगे, जिन्होंने चाहे वो अपने हार्ट के डॉक्टर हो, चाहे न्यूरो के डॉक्टर हो, अगर देश में अगर कहीं उनको लगता है कि अपने पहाड़ में जाकर, अपने प्रदेश में जाकर सेवा करनी चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि वास्तव में कि अपने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तो अपना कदम करेगी, पर अब जो जिन लोगों ने विशेषज्ञों में डॉक्टरी की है उनको भी एक कदम अपने उत्तराखंड की तरफ आना चाहिए। और अपने उत्तराखंड में चाहे 2 साल की सेवा दें, चाहे 4 साल की सेवा दें, मेरा केवल यह है कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से केवल अपने जो विशेषज्ञ डॉक्टर अपने भाई लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा, अगर 2-3 साल की सर्विस अगर हर कोई रूटीन में अपनी उत्तराखंड में देगा तो निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर इस टाइम राजनीतिक सिनेरियो की बात हम करें विनोद भाई, तो आपको लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री भी युवा हैं, आप लोग भी युवा हैं, क्या सामंजस्य बन पाता है या फिर कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तकलीफ है, कुछ डिफरेंस? देखिए, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि मुझसे पहले जो कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा धामी जी, और धामी जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध भी है। और मुझे लगता है कि धामी जी ने मुझे हमेशा एक छोटे भाई, विधायक के रूप में कम और एक छोटे भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद दिया और मिलता रहता है। और निश्चित तौर पर हम अपनी विधानसभा कोई भी काम लेकर मैं जाता हूँ तो निश्चित तौर पर एक छोटे भाई की तरीके से मेरी विधानसभा प्रस्ताव स्वीकार करता है और आशीर्वाद भी रहता है। और मेरे नहीं, सभी विधायकों के साथ उनका एक बहुत अच्छा तालमेल है, और एक हमारे जैसे नौजवान है और उनके अंदर एक काम करने की एक शैली भी है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ घटनाक्रम हुए प्रदेश में, चाहे वो यूकेएसएससी घोटाला हो, कुछ अन्य यहाँ पर घोटाले हों, उसके अलावा मुख्यमंत्री ने बहुत बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो बयानबाजियाँ निकल कर आ रही हैं सामने पूर्व मुख्यमंत्रियों की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब क्या बयानबाजी तो मेरे संज्ञान में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो बयान सामने आए हैं आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, तो कि हमारी पार्टी के अंदर सब एक बहुत अच्छा वातावरण है। निश्चित तौर पर हमारे जितने लोग सब मिल बैठ के कोई सब काम करता है, निश्चित तौर पर सबका आशीर्वाद जो सरकार को मिलता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक सवाल मैं और आपसे अंतिम करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो देवप्रयाग विधानसभा होगी उसको किस नए रूप में आप देखेंगे और हम देखेंगे? देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि उभरता हुआ आपको देवप्रयाग दिखेगा। जिस तरीके से लोगों ने नौजवान बेटे के एक आशीर्वाद दिया, तो आपको विधानसभा भी उभरती विधानसभा दिखेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मेरी विधानसभा में रेलवे के काम चल रहे हैं, ऑल उधर काम फिनिश हो गया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली। कुछ काम अभी बाकी है, मैंने कहा अभी 3-4 जगह से यहाँ रोडें पहुँचाने बाकी है। वो फॉरेस्ट के क्या तो रुक गई थी, पर वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हुई, पर अभी जो है उनके नए रेट रिवाइज हुए हैं। जैसे हमने एक टोला, एक जगह मेरे यहाँ पैदल अभी राडाघाट तो मैं ले गया हूँ, उसे 3 बढ़ा के लोग
और अभी एक दो रोड है, दो रोडें बड़ी प्रमुख रोड है। एक तो नैल चामी वाली जो रोड है, दो डागर पट्टी से भी कड़कोट पट्टी, तो उसका भी वो नैल चामी रोड पास से क्या होगी, जो घूम के लोग जो श्रीनगर घूम के आना पड़ता था वो घूमना आदमी कम हो जाएगा। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे और जनता ने मुझे एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं, एक बेटे के रूप में स्वीकार किया और बेटे की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो विनोद कंडारी जी आज हमारे साथ थे और अगली पेशकश में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।